नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ यादवेंद्र शर्मा की लिखी कहानी पहली बार लेकर। दूर दूर तक सूखे हुए खेत फैले थे। सूखे मरु प्रांतर का ये पश्चिमी इलाका खेती भगवान भरोसे। बरखा समय पर ना हो तो सूखा ही सूखा। ये सूखा केवल बाहर ही नहीं होता था, बल्कि वह मनुष्यों को भी भीतर तक सूखा कर देता था। आदमी के भीतर का सूखापन अधिक भयंकर होता है और बहुत कष्टदायक। अपने कच्चे घर के कच्चे डागले अर्थात छत पर रात के सूनेपन और स्याहपन में मोरकी आकाश को देख रही थी। अनगिनत तारे और कभी कभी कोचरी पक्षी की अप्रिय अनसुनी आवाज़ और कभी कभी कोचरी पक्षी की अप्रिय असगुनी आवाज़। नीचे गायों का बाड़ा था। लगभग छोटे बड़े 10 पशु थे। चुप चुप कभी कभी गायों के गोबर करने की थप थप की आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। उसका पति गोपीराम अपनी माँ के पास सोया था। वह रेवड़ चराता था। सुबह से ही भेड़ बकरियां लेकर गांव से निकल जाता और कभी एक दिन में ही लौट आता था, कभी कभी पूरे एक सप्ताह में। प्रायः वह शाम तक लौटने की चेष्टा करता था, क्योंकि वह मोरकी को बहुत प्यार करता था। उसकी इच्छा तो ये होती थी कि वह अपनी बिंदड़ी के घाघरे का ढेरा बना रहे, पर मोरकी की लड़ाकू सास नागवंती ये कतई नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी बहू के पास ज़्यादा रहे। कई बार वह अपने बेटे को अपने ही कमरे में सुला लेती थी। मोरकी से कहती थी, जा अपने मैके चली जा, फिर कभी मत आना। यदि आओ तो अपनी माँ से शिव मंदिर वाली ज़मीन का पट्टा लेकर आना। तेरी मालजादी माँ को पता नहीं कि उसका जमाई रेवड़ चराता है, जंगल में भटक भटक कर दुख पाता है। मोरकी विनम्रता से कहती, सास जी, मेरी माँ की पेट भराई ही इसी ज़मीन से होती है। यदि ये ज़मीन वह आपको दे देगी तो खुद क्या खाएगी? भूख तो सबको लगती है। उसकी सास नागवंती एकदम गुस्से से भर जाती, अरे ओ निगोड़ी, तेरी माँ तो भूख के मामले में डायन है। उसे तो कई तरह की भूखें सताती हैं। उसके लिए सरपंच पतिराम बहुत है। सारा गांव जानता है कि सासू जी। मैं भड़क उठी, विषाक्त स्वर में बोली, आप कुछ तो धर्म रखिए। मेरी माँ पर इतना भद्दा कीचड़ मत उछालिए। मेरी माँ तो नेताजी पतिराम जी के पास इसलिए आती जाती है कि उसे अपना गांव का कुआं मिल जाए। कागजों में ये कुआं हमारा है, हम लोग उस कुएं के मालिक हैं। इस बात का पता तो अभी पुराने कागजों से लगा है। अरे निपूती, अपनी माँ का पाप मत छिपा। सारे गांव में ये बात यूं ही नहीं उड़ती, बिना आग के धुआं नहीं उठता। मोरकी को बहुत गुस्सा आता था इस दुष्टा सास का गला टीप दे, पर न जाने सक्षम बहुओं में भी ईश्वर ने क्या भय डाल दिया है कि वे सासुओं के समक्ष बोल नहीं पाती। संस्कारगत आतंक। वह तिल मिलाकर चली गई। सास ने भी हुंकार भरी, लेकिन नागवंती की फुफकारें बंद नहीं हुई। वह बात बात में मोरकी से उलझ पड़ती थी, उसका अपमान करती थी। एक दिन मोरकी ने अपने पति गोपी से दुखी मन से कहा, सुनिए जी, आपकी माँ मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। इधर सूर्य उगा और उधर उनकी चाय चाय शुरू। कसूर हो तो सुनना भी ठीक लगता है, पर बिना बात मेरे परिवार की 7 पीढ़ियों को सुनाना मुझे अनुचित लगता है। आप मुँह सीकर बैठ जाते हैं। माँ आपको रेवड़ चराने के बहाने भेज देती हैं और मुझे सताती हैं। दिए का धीमा प्रकाश, गहरी शून्यता, रात्रि का गहन तिमिर। गोपी ने कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ, मैं माँ से बचपन से ही डरता हूँ। उनके सामने मैं गूंगा बन जाता हूँ। मेरी सिट्टी पिट्टी उसकी एक धौंस के सामने गुम हो जाती है। राड़ से बाढ़ भली, हम ये गांव छोड़कर कहीं और चल पड़े। सुना है नहर खुद रही है, वहाँ मज़दूरों की ज़रूरत है। हम दोनों मज़दूरी करके अपना जीवन गुजार लेंगे। उसने दिए की लौ को देखा, फिर मोरकी की ओर। मोरकी के चेहरे पर कोमल अवसाद की परत थी, जड़ता भी थी। गोपी ने अपने रूखे कड़े बालों को खुजलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने तमक कर कहा, वह मेरी माँ है और मैं आपकी लुगाई हूँ, आपके हिबड़े की धड़ियाणी, अर्थात आपके हृदय की मालकिन। यदि माँ की छाया में रहना था तो फिर ब्याह क्यों किया? उसने मुझे जन्म दिया है, मैं आपको
मैं आपकी संतान को जन्म दूंगी, आपके वंश को चलाऊंगी। गोपी उसे प्रश्न भरी नज़र से देखने लगा, मौन चोर की तरह उनके बीच में बैठ गया। तभी दो बिल्लियों की कर्कश लड़ाई ने मौन को भंग कर दिया। थोड़ी देर के लिए वातावरण में शोर समा गया। जब बिल्लियां शांत हो गईं, तब मोरकी ने अपने हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, बेटा केवल माँ का सुख क्यों देखता है, बिल्लू गाय की पीड़ा क्यों नहीं समझता। मेरी सेज के श्रृंगार, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे अपने भी तो कुछ सपने हैं। क्या आप चाहते कि मैं पीहर चली जाऊं? जाऊंगी तो फिर कभी नहीं लौटूंगी, क्योंकि ज़मीन वाली शर्त मेरी माँ कभी भी पूरा नहीं करेंगी। लेकिन तुम अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं? आखिर तुम उसकी एकमात्र बेटी हो। उसने तकिए पर पसरते हुए कहा, जीते जी हर आदमी को अपनी चीज़ों से मोह होता है। वह उनका मालिक बना रहना चाहता है, भले ही मरने के बाद उन चीज़ों का कुछ भी हो। कहावत के लिए आप मरे जग प्रलय। उसने मोरकी पर झुकते हुए कहा, सच मैं तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूँ माँ। माँ माँ माँ, अरे कुछ हिम्मत रखो, कुछ मर्दानगी बताओ, सब दुविधाएं मिट जाएंगी। देखो ये बुढ़िया है, हमें कितने दिन और जीना है। हमारे सामने हैं हजारों सपने, बहुत लंबा जीवन पड़ा है। हम दोनों अपनी औकात के अनुसार तो उन्हें पूरा कर सकते हैं। सुख की सूखी रोटी भी बड़ा संतोष देती है। यदि मजदूरी नहीं मिली तो मिल जाएगी। भीगली का धनी कह रहा था कि नहर खुदाई पर मजदूरों की बड़ी ज़रूरत है। अरे जो अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है। अच्छा हम चलेंगे। मुर्गी उसे अपनी बाहों में भरकर तड़ातड़ चूमने लगी। सुबह हो गई थी। चिड़ियों की चहचहाट और पशुओं के रवाने की आवाज़ें आ रही थी। नीम के पेड़ पर दो कौवे काँव काँव कर रहे थे। नागबंती हाथ चक्की में आटा पीसकर ग्वार दलने लगी थी। मोरकी ने गोबर की थपेड़ियाँ थाप ली थी, गायों के ठाड़ों में घास भर दी थी। एक कच्ची भट्टी पर ग्वार पककर ठंडा हो गया था। मोरकी एक कढ़ाई में ग्वार निकालकर हिसाब से मथ मथ कर गायों को देने लगी। नागबंती ने गायों को दूह लिया। गोपी भी उनकी मदद कर रहा था। सारे कामों से निवृत्त हो नागबंती ने कहा, आज तू रेवड़ लेकर नहीं गया? अब कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? चौंक पड़ी नागबंती। नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं इस काम से थक जाता हूँ। फिर जंगल में सांप, बिच्छू, बाड़ी, जाने जाने कितने जहरीले जानवर होते हैं। परसों रतिया नाम का रेवड़िया सांप काटने से मर गया। हम दोनों नहर पर मजदूरी करने जाएंगे। नागबंती के तौर बदल गए। उसने भड़क कर कहा, मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। चुपचाप भीतर जाकर बैठ निकम्मे। रही इस हरामजादी की बात, चीपिया यानी चिमटा तपाकर चिपकाऊंगी तो सब भूल जाएगी। और सचमुच गोपी डर गया। माँ को लेकर उसमें अजीब सा भय और हीनता थी। पर आज मोरकी शेरनी बन गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस नरक से छुटकारा ले लेगी। वह बंदिनी बनकर नहीं रह सकती। सास जी, आपने मुझे कई बार धक्के देकर निकाला है, इस घर की देहरी के बाहर फेंका है, पर मैं नहीं गई। परंतु मैं आज जा रही हूँ, अपनी मर्जी से जा रही हूँ, साहस जुटाकर जा रही हूँ। फिर तुझे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर दूंगी। आप अपने बेटे के साथ ब्याह कीजिए, मुझे परवाह नहीं, पर मैं अत्याचार नहीं सह सकती। आपका ये लाडला तो मेरा धनी है, जिसने मेरा सत छुआ है। कायल और डरपोक है, पति के धर्म को नहीं जानता, जिम्मेदारी को नहीं समझता। इसे अपने आंचल का दूध पिलाइए। वापस इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मैं वापस तभी आऊँगी जब आप स्वयं बुलाने आएंगी। मैं अपना पेट भर लूँगी। मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, साक्षर हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानती हूँ, और मेरे हाथ भी मजबूत हैं। मेहनत मजदूरी कर लूँगी। अरे तुझे ये सब क्यों करना पड़ेगा? तेरे पीहर तो पति राम आते जाते रहते हैं। जो भीतर से मैला है उसकी हर चीज़ मैली होती है, मैं जानती हूँ। और उसने एक बार प्रार्थना और क्रोध से मिले जुले भावों से गोपी की ओर देखा, फिर मानो उसके जमीर पर थूक कर वह चली गई। 3 बरस बीत गए। मोरकी अपने पीहर में थी। पीहर में रहकर वह पापड़ बनाने का काम करने लगी। पापड़ बनाकर शहर के एक दुकानदार को बेच आती थी। उसका गुजारा खूब अच्छी तरह से होने लगा था। साथ में वह पढ़ाई भी करती रही, मगर अपने पति की स्मृतियों को वह कभी नहीं भूल पाई। सास के प्रति भी कभी कभी उसमें नमी पैदा हो जाती थी, पर वह मानिनी की तरह थी।
बिना मान वह उस घर में पाँव नहीं रखना चाहती थी। हाँ, इस बीच गोपी कई बार आया। मोरकी को उसकी प्रार्थनाओं व गिड़गिड़ाहटों पर दया जरूर आई, पर उसने उसे गलत प्रोत्साहन नहीं दिया। साफ साफ कह दिया, अपनी माँ को समझाओ, उसे आदमी बनाओ। मैं उसके आए बिना तुम्हारे घर में पाँव नहीं रखूँगी। तुम्हें पति का कोई अधिकार नहीं दूंगी। एक बार उसकी सास बीमार पड़ गई। गोपी उसे बुलाने के लिए आया तो उसने साफ साफ कहा, जब तुम्हारी माँ आएंगी तभी चलूँगी। वह बीमार है तो मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो ले जाओ, उसकी दवा दारू का बंदोबस्त करो। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी माँ के लिए मैं अपने पशु बेच दूंगा, समझी। गोपी का चेहरा तमतमा गया। नए पंचायती चुनाव में वह गांव महिलाओं के लिए सुरक्षित था। मोरकी उसमें खड़ी हुई। सच तो ये है कि गांव वालों ने उसे खड़ा होने के लिए विवश किया। वह चुनाव जीती, सरपंच बन गई। बधाइयों के सिलसिलों के बीच उसे बार बार अपने पति की याद आई। कभी कभी उसे लगता था कि गोपी आएगा, पर वह नहीं आया। वह उदास हो गई। भरे भरे वातावरण में उसे खालीपन का एहसास होता रहा। उसकी माँ ने पूछा भी था कि मोरकी क्या बात है, उखड़ी उखड़ी क्यों हो। अरे तूने तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। मोरकी को लगा कि कहीं उस रोशनी में अंधेरे के टुकड़े लगे हुए हैं जो अपना कई बार अस्तित्व बताते हैं। उसने महसूस किया कि इस दुनियादारी में लुगाई का धड़ी के पास होना भी सम्मानजनक है, पर वह कभी भी नहीं जाएगी। वह हार नहीं मानेगी, किसी हालत में और विकट परिस्थिति में नहीं जाएगी। उसकी सास को आना पड़ेगा। वह अपने कामों में व्यस्त होती गई। उधर उसकी सास की बीमारी बढ़ती गई। गोपी बहुत दुखी रहने लगा। वह टूट गया, उसमें बिखराव आ गया। बहुत उखड़ा उखड़ा रहता था। उसका मन उचाट हो गया। नागबंती ने इस सच को जान लिया। वह अपने अंतर्द्वंद से आहत रहने लगी। आखिर वह परास्त हो गई। हालांकि वह काफ़ी अशक्त और कमज़ोर थी, उसने अंत में अपनी पराजय भीतर बाहर दोनों ओर से मान ली। उसने कहा, गोपी, मैं बहू को लेने जाऊंगी, तुम बैलगाड़ी की व्यवस्था करो। तुमने सदा मेरी बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुखड़े पर चमकते दर्द को नहीं देख सकती। मैं तेरे अकेलेपन के दुख दर्द को नहीं सह सकती। आदमी जीते जी मरा हुआ कैसा लगता है, ये तुमसे जाना जा सकता है। जा गाड़ी ले आ, जा जा, मैं कहती हूँ जा। गोपी बैलगाड़ी ले आया। बैलगाड़ी जब गोपी की ससुराल पहुंची तब मोरकी कुछ गांव वालों से बातचीत कर रही थी। अचानक गोपी और बैलगाड़ी पर नज़र पड़ी तो वह गंभीर हो गई। वह पलक उस ओर निहारने लगी। गोपी ने नज़दीक आकर बुझे स्वर में कहा, माँ बहुत बीमार है मोरकी, तुझे लेने आई हैं। मोरकी ने बैलगाड़ी पर सोई हुई बीमार नागवंती को देखा। नागवंती ने कहा, बिंदड़ी, मैं हार गई, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। नागवंती ने हाथ जोड़ना चाहे, इससे पहले मोरकी ने उसके पांव पकड़कर रुआसे स्वर में बार बार क्षमा मांगी। सच सास जी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। मेरा तन जरूर यहाँ था पर मन नहीं। और उसने नागवंती को स्वस्थ रखने के प्रयास शुरू कर दिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।